आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोगों ने डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कोलॉजी स्टार्ट किया था पढ़ना, डिस्कस करना, और उसमें भली बात हमने अच्छे तरीके से जो है फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि जनरल फार्माकोलॉजी था, एडीएमई वगैरह था, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब आप अच्छे से देखने के लिए आप होम पेज पे चले जाइए, या फिर हम प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, और ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, है ना। त्यौहार तो चल ही रहा है अच्छा खासा, दिवाली, फिर भाई दूज, अब जो है छठ है 1-2 दिन में। आप सब एंजॉय करिए अच्छे से, अपना ख्याल रखिए, और आगे जो है आपके चैप्टर आपको पास करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए हम जो है ख्याल रखने वाले हैं इस वीडियो के तहत, है ना। तो इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर हो ही चुका था, सेकंड चैप्टर का क्या सीन है भैया। सेकंड चैप्टर में है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें भी हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका टॉपिक पहला था स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोहिमरल ट्रांसमिशन, है ना। ये चीज़ें हमने पढ़ लिया है एकदम अच्छे तरीके से, उसमें इंट्रो ये सब इन्वॉल्व था, ठीक है। अब इसी में देखिए जो सेकेंड टॉपिक्स होने वाला है, या फिर उसके अंदर जो सब टॉपिक्स ढेर सारे हैं, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ये सब है ना। तो इसमें जो है हमको देखिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि देखिए लिखा है डिफिनीसन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ दीज ड्रग्स like cholinergics, anticholinergics, adrenergic, anti-adrenergic, neuromuscular blocking agent, drug used in myasthenia gravis, local anesthetic agent, and non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID, NSAID भी लोग बोलते हैं, है ना। तो ये टॉपिक्स हैं सेकेंड चैप्टर में। तो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, और फर्स्ट चैप्टर का पूरा PDF बना के, उसका प्लेलिस्ट बना के हमने अपलोड कर दिया, तो आप उसे देख सकते हैं, है ना। चलिए भैया, तो चलिए एक बार फिर से आपका ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में, और हम शुरू करते हैं। तो यहीं पे देखते हैं क्या सिलेबस सेट किया गया है। तो पहली टॉपिक सी थी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें हमें क्या पढ़ना था, डिफिनीसन पढ़ना था। देखिए एज इट एकदम सेम वैसे ही बनाया गया है नोट्स, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डिफिनीसन कि आखिर कोलिनर्जिक ड्रग है क्या, इसको समझना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा उसी में इंट्रो टाइप का है। फिर उसका क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, सिंपली देखिए छोटा सा है, समझ लेंगे हम लोग प्रॉपर, है ना। और इसके कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जो हम लोग पेपर के टाइम पे मैं बताऊंगा, जब पेपर्स नज़दीक आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। अभी से कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं, अभी बस पढ़िए समझिए, है ना। याद करना, पास होना वो लास्ट में देखेंगे, अभी समझिए अच्छे से, ताकि आप दूसरे को भी समझा सकें। फिर है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, ये टॉपिक था। उसके बाद था डोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी डोजेस, जिस ड्रग को आप पढ़ रहे हैं उस ड्रग को उसका डोज बताना है। फिर इंडिकेशन था, कंट्रा इंडिकेशन, एक एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ये समझ लीजिए, इसमें आपको कोलॉजी का सेंस ही था कि स्टडी ऑफ ड्रग, ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो अब देखिए उसी लाइन पे हम लोग आ चुके हैं। अब हमारी जो गाड़ी है पटरी पे आ गई है, ठीक है ना। तो अब चलती रहेगी लगातार ऐसे कंटिन्यूअस, डिफिनीसन वगैरह समझते समझते। इसमें देखिए कोलॉजी में है क्या सीन ना, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है जो भी फार्मेसी में, और आप तो मेनली डी फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो खैर इसमें क्या है, इसमें भी केमिस्ट्री था फर्स्ट ईयर में ही, तो उसमें ड्रग्स के बारे में बता देता था, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, कहाँ कौन सा कंपाउंड जुड़ रहा है और क्या कैसे हो रहा है ना, तो दवाई बन रही है। तो वैसे सेम इसमें कोलॉजी में क्या पढ़ाता है, आप दवाई बना तो लिए हैं, ठीक है, तो उसकी दवाई की क्या यूज़ है, कैसे खा रहे हैं, कैसे कहाँ एक्शन कर रहा है, किससे जुड़ रहा है शरीर में, किससे छूट रहा है, मतलब टूट रहा है, बॉन्डिंग उसकी क्या चीज़ें हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप कोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वही देखिए अब एक एक ड्रग को हम समझना स्टार्ट करेंगे। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स है, फिर इसी के अपोजिट जस्ट था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम फिर से फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पहुँच जाएंगे चैप्टर के, जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया था नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन, तो वही यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है। देखिए यहाँ पर क्या सीन है समझने का। नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, है ना, जो नर्वस से पूरा बना हुआ तंत्र है हमारे शरीर में फैला पड़ा है, उसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, चलिए इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, तो दो चीज़ें थी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो हम PNS के बारे में पढ़ लेते हैं। PNS में सोमेटिक और ऑटोनॉमिक दो चीज़ें थी। सोमेटिक का क्या सीन्स था, दैहिक, जो हम जानबूझ के करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पेंसिल दिखाना चाहता हूँ और मैं दिखा पा रहा हूँ, है ना, ये चीज़ें। लेकिन लार मेरे मुंह में बन रहा है, ये बनेगा नहीं बनेगा ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। ऐसी चीज़ें हैं, हार्ट मेरा धड़क रहा है, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसका काम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। समझ गए बात। तो ऑटोनॉमिक के ही दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यही जो ये नाम है ना, इन्हीं के ढेर सारे नाम रख दिए गए हैं। तो उसी नाम को देखिए यहाँ पे कोलिनर्जिक
ड्रग बोल रहा है या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम आप बोल सकते हैं। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक बोलते हैं, कोलिनर्जिक। आपने अगर वो वीडियो लेक्चर देखा होगा थोड़ा सा भी आपको याद आ रहा होगा कि पैरासिम्पैथेटिक का सेंस यही था कि ये किसी भी बढ़ी हुई चीज़ों को, जैसे हार्ट बीट बढ़ गया है, दिक्कतें हो रही हैं, चाहे हम दौड़ के आए, ये सब चीज़ें, डर गए अचानक से, तो जब डरने के बाद नॉर्मल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम था फ्लाइट एंड फाइट मोड, यानी कि तेज़ी से एक्शन देना शरीर में, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम था। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का यही काम था कि ये चीज़ों को नॉर्मल करता था। तो यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या सेंस है कि ये हमारे शरीर में काम को नॉर्मल करेंगे। जो भी फंक्शन बढ़ गया है, जैसे हार्ट बीट बढ़ गया, फेफड़े बहुत तेज़ी से सिकुड़ने फैलने लगे, है ना, हम सांस तेज़ी से लेने लगे, ये सब चीज़ें नॉर्मल कौन करता है? कोलिनर्जिक ड्रग्स। यानी कि एक तरीके से समझ पा रहे हैं आप बात को कि ऐसी दवाइयाँ हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेंगे, उसी को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स बोल देंगे। और इसी में दूसरा टॉपिक था आपके सिलेबस में ही, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी मतलब विपरीत, उल्टा काम करना, है ना, जिसे बोलते हैं ना ये पार्टी इनके विपरीत है ना। यानी कि दो पार्टी हैं, एक ये कोलिनर्जिक हो गया, ये एंटी कोलिनर्जिक हो गया। तो ये चाहेगा, दो पार्टी इलेक्शन में उड़े तो ये वाला चाहेगा कि हम जीतें, ये वाला चाहेगा हम जीतें। दोनों काम अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है ना। तो यहीं पे देखिए एंटी कोलिनर्जिक क्या करता है, ये कोलिनर्जिक के उल्टा काम करेगा। यानी कि कोलिनर्जिक जो है चीज़ों को नॉर्मल करता है, घटाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। लेकिन ये क्या करेंगे? ये काम करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, क्योंकि सिंपैथेटिक का क्या काम था? ये चीज़ों को बढ़ाता था। तो बेसिक सी डिफरेंस थी, आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे समझ गए ना, कोलिनर्जिक ड्रग में क्या बढ़ना है? जो हमारे शरीर में अचानक से चीज़ें एबनॉर्मल हो गई हैं, फंक्शनिंग हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, इनको नॉर्मल कंडीशन में लाना, यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और उसी को दूसरे नाम से कोलिनर्जिक ड्रग भी बोला जाता है। जैसे मेरा नाम है चंदन, मैं फार्मासिस्ट चंदन भी कहलाना पसंद करता हूँ, DRX चंदन, तो नाम तो मेरा ही है ना, बात मेरी ही हो रही है ना। ऐसे ही हमारे घर पे बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी, अब उनका 2-3 नाम रहता है, लेकिन बात तो किसी एक की ही हो रही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी नाम रखा गया है बस। ओके, चलिए तो कोलिनर्जिक ड्रग्स देख लेते हैं भैया क्या है। डेफिनेशन देख लेंगे फर्स्टली सिलेबस के अनुसार। डेफिनेशन है, दोज ड्रग्स विच बिहेव गिव एक्शन लाइक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हेन बाइंड टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज नोन एज कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथिक माइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही बात लिखा है, ऐसी दवाइयाँ जो बिहेव करें या फिर एक्शन दें, काम करें, कैसा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह जो दवाइयाँ काम करें, कैसे? व्हेन बाइंड टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके। आपको मैंने ये कंसेप्ट समझाया था कि जो भी शरीर में काम हो रही हैं, दवाइयाँ हो रही हैं, हमने ड्रग एक्शन में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो भी दवाइयाँ हैं ड्रग, ये मान लो ड्रग है, यहाँ पे रिसेप्टर हैं ऐसे, तो रिसेप्टर से क्या होती हैं? दवाइयाँ आके बाइंड करती हैं, यहाँ पे ये बाइंड कर लेगा, है ना। तो उसके बाद ये अपना काम दिखा पाएगा इससे जुड़ के। समझ पा रहे बात आपको? जैसे फ़ोन है, सेल फोन, उसको मैसेज भेजना है तो नेटवर्क चाहिए ना, इसमें नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क रहेगा और वो अपना मैसेजेस भेज देंगे फ़ोन से। तो ऐसी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे रिसेप्टर है, ये आ गया ड्रग, और यहाँ पे ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा शरीर में। तो ऐसे ही सेम होता है फ़ोन से भी। फ़ोन है, मैसेज आपने टाइप किया, लेकिन जब तक नेटवर्क दोनों को एक तरीके से एक वे में काम नहीं करवाएगा तो फिर मैसेजेस नहीं सेंड होंगे। वैसे ही सेम ड्रग और रिसेप्टर एक वे में नहीं काम करेंगे तो फिर नहीं काम हो पाएगा। तो वही बोल रहा है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके। अब देखिए यहाँ पे नाम कितना इंटरेस्टिंग है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, या इसी को पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, है ना। जिसे देखिए कोलिनर्जिक ड्रग या फिर पैरासिम्पैथो माइमेटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे माइमेटिक वर्ड एक आप देख पा रहे होंगे, इसको समझ लीजिए। माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री, माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री। ये देखिए जितने नाम है इसके लिख दिए गए हैं यहाँ पे, कोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पैथो माइमेटिक ड्रग्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइमेटिक, माइमेटिक मतलब मिमिक्री, ठीक है। मिमिक्री यानी सेम सेम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही हूबहू काम करे, जो उसी को कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। दस क्लियर। और यहीं पे एक लाइटिक्स वर्ड आता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। लाइटिक्स, लाइटिक्स का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट।
ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लियर हुआ कन्फ्यूजन। अब यहीं पे रिसेप्टर्स के बारे में जान लेंगे। 2 टाइप्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। 2 प्रकार के कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे शरीर में पाए जाते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं और ये हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे ड्रग बाइंड करती है और वो एक्शन दे पाती है। दैट्स क्लियर। जैसे कि पहला है निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कैर्निक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक ड्रग्स यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के 2 रिसेप्टर होते हैं। अब उसके रिसेप्टर होते हैं, मतलब ये है कि जब भी साइंटिस्टों ने पढ़ा तो उन्होंने पाया कि ऐसे रिसेप्टर पाए जा रहे हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर उसके सहायक हैं, तो उसी को बोल दिया गया कोलिनर्जिक रिसेप्टर या फिर पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स। क्लियर। चलिए, पहला है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जिसमें 2 टाइप के होते हैं, NN और NM। दिख रहा होगा आपको डिफरेंस। NN का मतलब है निकोटिनिक न्यूरॉन और दूसरा का नाम है निकोटिनिक मसल्स, यानी कि ये न्यूरॉन्स से संबंधित बात कर रहा है और ये मसल से संबंधित, दोनों का अलग पोर्शन, यही इस काम समझ आ रहा है। मस्कैनिक रिसेप्टर का देखिए सिस्टम है, इसमें 5 टाइप के पाए जाते हैं, M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, M4 रिसेप्टर, M5 रिसेप्टर्स। मस्कैनिक रिसेप्टर के 5 टाइप्स हैं, यानी कि निकोटिनिक के 2 होते हैं और मस्कैनिक के 5। ठीक है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर से आगे हम देखेंगे कि दवाइयाँ बाइंड कर रही हैं और काम दे रही हैं। हमें ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी बताएंगे। हमने क्या क्या इसमें पढ़ना है मेनली। देखिए, पहली चीज़ डिफिनीशन हो गया, दूसरी चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है ना कि कोई एक चीज़ ऐसी है जिसके ढेर सारे साथ में हैं, ग्रुप में हैं लोग, लेकिन काम एक ही करेंगे। कोई ऐसी चीज़ हैं या चीज़ें हैं जो, या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हैं तो अलग अलग लेकिन काम एक ही करेंगे। तो यहाँ पे वही बोल दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग का वर्गीकरण, दवाइयों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन वो एक ही चीज़ को ठीक करने में यूज़ हो रही हैं, तरीका अलग हो सकता है, तो इसीलिए उनको अलग अलग रखा गया है। समझ पा रहे हैं बात है। तो जैसे कॉलेज में क्या है, सब टीचर ही होते हैं। अभी अगर 10 संस्थान चल रही है, BA का, BSc का, है ना, D.Pharm का, B.Pharm का, M.Pharm का, है ना, सब में टीचर हैं, लेकिन उनकी काम करने का तरीका अलग है। थोड़ी सी चीज़ें उनमें काबिलियत अलग है, कोई कम पढ़ा सकता है इंग्लिश, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है, ऐसी काबिलियत अलग अलग है ना, लेकिन पढ़ाते सभी हैं। समझ पा रहे बात। तो वैसे ही दवाइयाँ भी सेम रहेंगी, सेम कैटेगरी की हैं दवाइयाँ, लेकिन किसी की पोटेंसी कम है, किसी की पोटेंसी ज़्यादा है, काम कोई धीरे करेगा, कोई तेज करेगा। समझ पा रहे हैं। तो यही क्लासिफिकेशन में करना पड़ता है हमको। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ढेर सारी दवाइयाँ एक कैटेगरी की होनी भी चाहिए, नहीं तो होगा क्या ना दिक्कत, कभी एक दवाई ख़त्म हो गई तो आप फिर बीमार ही रह जाएगा इंसान, ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी दवाई हमारे पास उपस्थित ही नहीं है। तो इसलिए दवाइयाँ ढेर सारी होनी ज़रूरी है एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए। समझ पा रहे हैं बात को आप। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या है, 2 तरीके के मेनली दवाइयाँ हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स में, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्ट का मतलब वो डायरेक्ट जो है रिसेप्टर से जुड़ेंगी, जैसे कि ये रिसेप्टर है, कौन कौन सा, निकोटिनिक और दूसरा था मस्कैरिनिक, फर्स्ट सेकेंड। अभी तो देखे हो आप लोग यहाँ पे मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, है ना। तो निकोटिनिक का मान लीजिए ऐसे है रिसेप्टर कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे दवाइयाँ आ रही हैं, डायरेक्ट इससे जुड़ेंगी, ठीक, और क्या होगा, एक्शन देना स्टार्ट, सेम सिस्टम। तो वही डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, जिसको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करती हैं। और दूसरा है इनडायरेक्टली एक्टिंग एसिटिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली ये है, आपको मैंने इसी के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में समझाया था, जब हमने न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ा था ना स्टेप्स, तो वहाँ पे होता क्या था लास्ट में, जब न्यूरो ट्रांसमीटर जो है अपना रिसेप्टर से जुड़ के काम कर लेते थे, जैसे यहाँ पे रिसेप्टर थे ऐसे ढेर सारे, है ना, ऐसे रिसेप्टर थे, जैसी दवाइयाँ भी आती थी। ओके, तो यहाँ पे ये इससे जुड़ते थे और काम कर लेते थे। तो इसमें होता क्या था, जब काम तो कर लेते थे, तो ये भी हमने पढ़ा है कि दवाइयाँ को जो है ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि वो अनदर फैक्टर होते हैं, बाहरी चीज़ें होती हैं, हमारी शरीर जो है उनको बाहर निकालना चाहती हैं। तो बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं, उनको इनएक्टिव करना पड़ता है, मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट थे, ढेर सारे एंजाइम,
तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एसिटिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, ये एंजाइम्स को रोक देती हैं। जैसे जो भी ऐसे एंजाइम्स हैं शरीर में जो हमारे शरीर में दवाइयों को काम नहीं करने देंगी, या फिर जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, तो उनको ये दवाइयाँ रोक देती हैं। समझ पा रहे हैं? एक जो है क्या है, डायरेक्ट, यानी कि शरीर में जाएगा और डायरेक्ट काम करना शुरू, और एक क्या करेगा, जो एंजाइम रोकने वाली हैं उनको जो है, एंजाइम जो रोकने वाला काम करती हैं उनको ये दवाइयाँ जाके रोक देती हैं, इनके काम को नहीं करने देंगी। दैट्स क्लियर? दो कैटेगरी है काम करने का, एक डायरेक्ट एक्टिंग, यानी कि मैं आपको आया डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली का क्या सेंस है, मैं आया डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, खिड़की से बोल दे रहा हूँ बाहर से, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे बोल रहा हूँ, ये सेंटेंसेस सुनो और लिखो, तो ये इनडायरेक्ट हुआ ना। मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन इनडायरेक्टली, या फिर किसी और टीचर के थ्रू नोट्स भेज दूंगा कि जाइए उनको दे दीजिएगा, वो पढ़ लेंगे। तो इसी सेम सिस्टम है जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरीके से काम कर रही हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एक डायरेक्ट तरीके से काम करेंगी, डायरेक्ट में यानी कि डायरेक्ट आएंगे और दवाई रिसेप्टर से जुड़ेंगी और काम कर देंगे, और दूसरा क्या है, रिसेप्टर से नहीं जुड़ेंगी, ये एंजाइम से जुड़ के उनको रोकेंगी, भैया तुम रुके रहो, ये दवाइयाँ काम कर लेंगी। दैट्स क्लियर? चलिए एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए। एसिटिलकोलिन एग्जाम्पल है, बेथनेकोल, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, ये कुछ दवाइयाँ हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की जो रिसेप्टर से जुड़ के डायरेक्ट एक्शन देती हैं। समझ गए बात को? एसिटिलकोलिन, बेथनेकोल, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली में दो तरीके की कैटेगरीज है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का क्या सीन है? रिवर्सिबल का मतलब होता है ज्यों का त्यों फिर हो जाना। जैसे मैंने पढ़ाया, ठीक है, एक वीडियो लेक्चर, अब फिर मैं जो है यहाँ पे बैठा था रूम में, फिर गया मैं फ्रेश होने चाहे जो भी करके, फिर आया ज्यों का त्यों पढ़ाना शुरू कर दिया, ये हो गया रिवर्सिबल कैटेगरी। और इरिवर्सिबल, मैं उठा तो लेकिन फिर से मैं उस हिसाब से नहीं आया बैठा, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो ऐसी दवाई का सेम सेंस क्या होता है, जब दवाई जो है बाइंड किया डायरेक्ट एंजाइम से बाइंड करेगा, एंजाइम प्लस ड्रग ये बाइंड करेगा इससे, तो जब ये इसको बाइंड कर लिया तो काम होने तक रुका रहेगा इसके साथ, फिर क्या कर देगा, छोड़ देगा, या भाई बस इतनी देर तक हमारा काम था, तो इसे बोल देते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है ना, एंजाइम प्लस ड्रग रिवर्सिबल। ये यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दवाई जो है इससे जुड़ रहा है एंजाइम से, लेकिन कुछ देर बाद कह रहा है भाई तू अब बस मुझसे अब नहीं होगा, तू ठीक है अपना काम कर, तो छोड़ छाड़ के चला जाएगा। तो ये रिवर्सिबल टाइप का है, ज्यों का त्यों छोड़ देगा उसे। इरिवर्सिबल में क्या होता है, छोड़ता नहीं है, इससे जुड़ जाएगा ना, तो ये ऐसी कैटेगरी है, छोड़ेगा ही नहीं, ज्यों का त्यों नहीं होगा, वो ऐसे ही पकड़े रहेगा, मैं साथ ही रहूँगा। ऐसे ही दोस्त भी तो होते हैं कुछ, जैसे दोस्ती बना लिया, नहीं ज़बरदस्ती दोस्ती निभानी, तो वो इरिवर्सिबल हो गया। और रिवर्सिबल, ठीक है भाई साथ था ना, तुझे कुछ अलग करना, अच्छा ठीक है तू कर, मैं रहूँगा, बाद में आप मिलता जुलते रहेंगे, छोड़ के वो चला जाएगा। दैट्स क्लियर? ये दो कैटेगरी है। रिवर्सिबल में क्या है, नियोस्टिग्मिन है, फाइसोस्टिग्मिन है, डिस्टिग्मिन है और टैक्रीन है। इरिवर्सिबल में क्या है, सेरीन है, मेलाथियोन है और डायजिनोन है और सेमेन है और कार्बोक्सिल और प्रोपोक्सर, ये कुछ दवाइयाँ हैं इरिवर्सिबल में। तो इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जो बता दिया जाएगा आपको शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा या फिर एग्ज़ाम के दौरान, अभी बस आप समझिए इन चीज़ों को। चलिए अब ये आपने पढ़ लिया डिफिनीसन, आपने देख लिया इसका रिसेप्टर, और यहाँ पे पढ़ लिया आपने इसकी क्लासिफिकेशन। कौन कौन से दो कैटेगरी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि ये डायरेक्ट रिसेप्टर से जुड़ेगा और काम करेगा, इनडायरेक्ट यानी कि ये एंजाइम्स से जाके जुड़ेगा और उसको रोकेगा कि भाई नष्ट मत करो इन चीज़ों को, काम करने दो, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझ लीजिए कि आखिर ये दवाइयाँ शरीर में काम कैसे कैसे करती हैं। देखिए लिखा है कोलिनिस्टर यानी एसिटिलकोलिन जो दवाइयाँ हैं, देखिए क्या करता है ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट पे क्या काम करते हैं, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप समझते हैं, कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब नसें, इस पूरे तंत्र में कैसे काम करती हैं ये दवाइयाँ हार्ट पे।
एस्टिल कोलिन ACH शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस्टिल कोलिन को। एस्टिल कोलिन एक्ट ऑन द मस्कर्निक रिसेप्टर इन हार्ट M2 रिसेप्टर टू प्रोड्यूस डिक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। आपको देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम था, वो चीज़ों को बढ़ाता था, काम को बढ़ा देता था शरीर में, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता था, नॉर्मल करता था या फिर कम कर देता था। तो वही तो होगा यहाँ पे, एस्टिल कोलिन जो है M2 रिसेप्टर यानी कि मस्कैनिक रिसेप्टर से जुड़ जाता है, और यहाँ पे होता क्या है, हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जो करंट पैदा करने की क्षमता है, उसको कम कर देता है, और कार्डियक आउटपुट भी कम ही हो जाता है हार्ट का काम। जब हार्ट पंप ही कम करेगा तो जाहिर सी बात है उसका काम भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ब्लड वेजल्स। कार्डियक आउटपुट का सेंस ये होता है ना कि हार्ट ने 1 मिनट में कितना काम किया, 72 बार धड़कता तो है लेकिन कितना ब्लड बाहर निकाला, पंप किया, ये चीज़ें समझना पड़ता है, तो वही कार्डियक आउटपुट होता है। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो दवाइयाँ काम कर रही हैं, कौन सी दवाइयाँ, कोलिनर्जिक ड्रग, वो चीज़ों को घटाती हैं, नॉर्मल करती हैं। ब्लड वेजल्स में क्या काम करेंगी, व्हेन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टिल कोलिन, जब नसों में एस्टिल कोलिन को लगाया जाता है, इट बाइंड विद मस्कैनिक रिसेप्टर, ये मस्कैनिक रिसेप्टर से जुड़ जाएगा, विद विच प्रेजेंट इन ब्लड वेजल्स, जो कि ब्लड वेजल्स में उपस्थित होते हैं। देन फॉल इन ब्लड प्रेशर इज ऑब्जर्व, और तब जो है बीपी जो है कम हो जाती है, ऐसा देखा गया है। समझ पा रहे हैं बात को? जब ये एस्टिल कोलिन जो है नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये बीपी को घटा देते हैं या फिर नॉर्मल कर देंगे। ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या काम करते हैं, एस्टिल कोलिन बाइंड विद मस्कैनिक रिसेप्टर इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट गिव एक्शन लाइक। देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, एस्टिल कोलिन जो ड्रग है ये मस्कैनिक रिसेप्टर जो M करके था उससे जुड़ जाते हैं, और कौन कौन से एक्शन देते हैं, ब्रांको कंस्ट्रिक्शन ब्रांकी आप समझते ही हैं, जो आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें आपने ऐसे कुछ डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, है ना। 2 लंग्स रहते थे, समझने के लिए बना लेते हैं, है ना, ऐसे। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, कोई ना, समझ लेते हैं। तो लंग्स के पास आपको पता है ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ये सब फैले रहते थे ऐसे। इसमें क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़न हो जाता है। जब एस्टिल कोलिन को यूज किया जाता है तो ब्रांको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि ब्रांकाई में सिकुड़न हो जाती है। इंक्रीज्ड म्यूकोसल सिक्रीशन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पे म्यूकोसल सिक्रीशन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में स्टार्ट हो जाती है। म्यूकोसल सिक्रीशन का क्या मतलब होता है, जैसे कफ वगैरह आना बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे बात? अब आप ये कहेंगे कि ये तो नुकसान है हमारे लिए, जब हमारी पाइपें जो सांस लेने वाली सिकुड़ने लगेंगी तो फिर दिक्कत है। बहुत कम मात्रा में दिया जाता है भैया, थोड़ा बहुत सिकुड़ सकता है, लेकिन हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि आखिर ये दवाइयाँ शरीर पे काम क्या कर रही हैं, है ना। तो इसलिए बताना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक दवाई का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, निगेटिव। चलिए देखिए, ऑन GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आंत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एस्टिल कोलिन स्टिमुलेट द मस्कैनिक रिसेप्टर ड्यू टू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, एस्टिल कोलिन मस्कैनिक रिसेप्टर जो पेट में भी पाया जाता है, आंतों में भी, तो वहाँ पे बाइंड करेंगे और वो स्टिमुलेट कर देंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, मरोड़ जो होने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। ऑन आई रिलैक्सेशन ऑफ लेंस अकर्स, लेंस जो होती है जिसकी वजह से मैं देख पा रहा हूँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ चीज़ों को आँखों की वजह से, जो लेंस होता है आगे का, उसको रिलैक्स कर देता है, यानी कि शिथिल कर देगा। अगर उसकी साइज ऐसे है इतना बड़ा है ना, तो इसको रिलैक्स कर देगा, तो इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे बात को आप, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये आई को भी रिलैक्स कर देता है एस्टिल कोलिन। समझ पाए, ओके डन। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वगैरह है ऐसे खरगोश को लेके, लेकिन अभी जो है क्या एनिमल क्रूएल्टी एक्ट जो है लग गया है, तो नहीं आप कर सकते लेबोरेटरी वगैरह में। आप इसको बस क्या बोलते हैं, फ़ोन वगैरह पे, या फिर बड़ा सा क्या दिखता है टीवी, जिसको प्रोजेक्टर की सहायता से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली कर नहीं सकते क्योंकि ये इलीगल हो गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं डोज ऑफ कोलिन ईस्टर ड्रग। यहाँ पे कोलिन ईस्टर ड्रग का डोजेज बता देना है कि जैसे कि बेथनेकोल है, अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, देखिए सेम चीज़ है, बेथनेकोल, यहाँ पे बेथनेकोल, इसी को बता देना कि कितने अमाउंट में इसको लेते हैं हम लोग बेथनेकोल को। तो लिखा है 10 से 30 mg 3 से 4 बार एक दिन में,
10 से 30 mg 3 से 4 बार एक दिन में लिया जा सकता है। जैसा पेशेंट की हालत है, जैसी कंडीशन है, तो वैसे दिया जा सकता है। जैसे कि अब हार्ट किसी का बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, तो एसिटिलकोलिन लगाएंगे और उसकी जो बीपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो है ना ये यूज़ इसकी। चलिए, इट आल्सो अवेलेबल एज इंजेक्शन, ये इंजेक्शन के तौर पे भी उपस्थित है या फिर मिलता है, उपलब्ध है। ठीक है, तो ये है बेथनेकोल का डोज। आपको डोज ढेर सारा याद नहीं करना। आप 20-25 दवाइयाँ थी तो उतना आप याद करेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको बस 1-2 याद रहना चाहिए, आप प्रॉपर बता सकते हैं। डन। चलिए, इसमें लिखा है फिर अगला जो पॉइंट है, इंडिकेशन ऑफ एसिटिलकोलिन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि आखिर ये संकेत क्या दे रहा है। सीधे सीधे बोलना चाह रहा है कि यूज बताना है आपको कि इन दवाइयों का यूज क्या है ना। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स आपने पढ़ा, जो सेम हूबहू काम करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, तो उनका यूज क्या है। देखिए, एसिटिलकोलिन बिलोंग्स टू क्लास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। एसिटिलकोलिन जो है ये बिलोंग्स यानी कि संबंध रखता है कौन से क्लास से, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग से। इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड मियोसिस। ये ग्लूकोमा और मियोसिस में यूज होते हैं। अब यहीं पे देखिए लिखा है हमने छोटा सा, ये आपको नोट्स में, ग्लूकोमा ऑप्टिक आई नर्व आर डैमेज ड्यू टू द हाई आई प्रेशर। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा ना, तो आँखों में भी जो आकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। अब आकुलर प्रेशर क्या होता है, आपने ये आँख को एनाटॉमी देखा होगा जब ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये लेंस हो गया और यहाँ पे ऐसे पूरा पोर्शन होता है, यहाँ पे नर्व होता है ना, ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे फ्लूइड भरे रहते हैं। ओके, तो उसी को जब इसका ये फ्लूइड का प्रेशर जब बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे नर्व रहती हैं ढेर सारी, ऑप्टिक नर्व, ये डैमेज हो जाती हैं। जैसे प्रेशर पड़ेगा, जाहिर सी बात है ये डैमेज हो जाएगा कहीं ना कहीं चीज़ें, है ना। जैसे हमारा ये है यहाँ पे हाथ, इस पर कुछ चीज़ से प्रेशर दबाइए आप ढेर सारी तेज़ी से, अभी देखिए दरवाजे में आ गया हाथ, तो प्रेशर ही तो पड़ा, तो उसकी वजह से यहाँ पे डैमेजिंग हो जाती है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है ज़्यादा, तो डैमेज हो जाती है नर्व, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा बोलते हैं। तो हाई प्रेशर है तो हम देंगे एसिटिलकोलिन, और अभी देखा था हार्ट की कंडक्टिविटी को कम कर देता है, तो इसलिए एसिटिलकोलिन यूज़ होता है ग्लूकोमा में। और मियोसिस में भी, मियोसिस क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, जब पुतली जो है कंट्रिक्ट हो रहा है, तो उस समय भी हम देंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, लेंस वगैरह को, पुतली को शिथिल कर देता है। जब कंट्रिक्शन हुआ है, पुतली में सिकुड़न हुआ है, तो इसे देंगे तो लेंस जो है फैल जाएगा। चलिए, अब दूसरा पॉइंट उसी में क्या था, करंटली बेथनेकोल इज़ यूज्ड इंक्रीज इवैक्यूएशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, इवैक्यूएशन क्या होता है, खाली होना। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो पेशाब की थैली होती है, उसको खाली करने में भी अब इसका यूज़ होने लगा है। इसका एसिटिलकोलिन या बेथनेकोल का, ये सब एक ही कैटेगरी के ड्रग हैं। आप किडनी बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना, यहीं पे बनाते हैं आप ब्लैडर, समझने के लिए बस बना रहे हैं हम। तो इसमें जो भराव होता है यूरिन का यहाँ से फिल्टर होके, तो इसी को खाली करने में मदद करता है बेथनेकोल। चलिए, अब यहाँ पे कंट्रा इंडिकेशन भी बताना था आपके सिलेबस के अनुसार। कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है कि जो इंडिकेशन है ना, इसको कंट्रा यानी कि निषेध कर देना, है ना, निषेध, सीधे सीधे मनाही। ये दवाइयाँ किन किन चीज़ों में मनाही है या फिर बंद है, जैसे कि इट अवॉइड इन पेप्टिक अल्सर बिकॉज इट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ये दवाइयाँ जो है पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में जब अल्सर होता है, अल्सर का क्या सेंस है, जब इंटरनली चोट लगती है ना, जैसे पेट में, मुंह में छाला वाला जब पड़ जाता है, तो उसी को अल्सर बोल देते हैं, और बाहर वाले को हम लोग उंड बोल देते हैं। तो जब पेट वोट में अल्सर होता है तो इसको नहीं दिया जाता है, इन दवाइयों को। क्यों नहीं दिया जाता है भैया, कोलिनिस्टर वगैरह दवाइयों को? क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। HCl के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा डैमेजिंग होने लगेंगी। इट अवॉइड इन अस्थमा बिकॉज इट काज ब्रांकोस्पाज्म इंक्रीज म्यूकोसल सिक्रीशन। ये अस्थमा में भी नहीं दिया जाएगा। अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, उसकी जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि श्वास नली ये सब सिकुड़ जाती है। तो हम और इन्हीं दवाइयों को देंगे तो और दिक्कतें होने लगेंगी ना। अभी तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो है क्या काम करते हैं, अभी पढ़े थे यहीं पे देखिए रिस्पायरेटरी में, ब्रांको कंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्रांकाई को सिकुड़ा देते हैं। तो इसलिए इन दवाइयों को नहीं देंगे ताकि ये चीज़ों से बचा जा सके, अस्थमा की कंडीशन और सीवियर ना हो जाए, दिक्कत होने लगेगी ना। तो ये भैया आपने पूरी टॉपिक पढ़ लिया कोलिनर्जिक ड्रग्स का। इसका जो है दूसरा पार्ट जो है आएगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जो सेम इसको आप समझ लिए ना तो उसको भी बहुत आसानी से समझ लेंगे। बस उसमें क्या होगा, उल्टी रहेंगी चीज़ें। एंटी कोलिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक ड्रग के उल्टा, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के उल्टा वो दवाइयाँ काम करेंगी।
ठीक है। तो ये चीज़ें थी डिफिनीसन। ऐसी दवाइयाँ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करें उसी को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर्स थे, निकोटिनिक और मस्कैर्निक, और क्लासिफिकेशन ये था जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ड्रग एक्टिंग ड्रग्स थे। और इसी में थे चीज़ें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की दवाइयाँ कैसे काम करें शरीर पे, ये चीज़ें थी। और आपने पढ़ा डोज, जैसे कि बेथनेकोल का डोज था 10 से 30 mg, 3 से 4 बार हम दिन में दे सकते हैं और ये इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध है। फिर लास्ट में पढ़ा आपने इंडिकेशन, इनका यूज क्या है, और कंट्रा इंडिकेशन, ये किन किन कंडीशन में मनाही है या फिर नहीं देना चाहिए हमें। ठीक है, तो भैया आपने ये कवर किया और इन चीज़ों का आप एकदम निश्चिंत रहिए। अब जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हुआ था तो नोट्स हमने अपलोड कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, वैसे इसका भी अपलोड हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और छठ वगैरह ठीक से मनाइए, और पानी में ज़्यादा गहराई तक मत जाइएगा भैया। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल PC Pharma। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।